हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को समझने का कोशिश करेंगे और होल चैप्टर 3 को बस 15 मिनट में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि सारा क्रक्स हमारे समझ में आ जाए। और ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके स्टेट गवर्नमेंट के समझ को मजबूत कर देगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारा टॉपिक होगा आज का स्टेट लेजिस्लेचर, और इस स्टेट लेजिस्लेचर के कंपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं, या जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है स्टेट लेजिस्लेचर का, या जो पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का। तो पहला पार्ट गवर्नर है और दूसरा पार्ट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कभी कभार होता है। तो हम समझेंगे बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या अंतर होता है। तो जो हमारे स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, उनमें दो प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है स्टेट लेवल पे। कहीं कहीं पे एक सदन होता है और कहीं कहीं पे दो सदन होता है। मींस कहीं कहीं पर वन हाउसेस होते हैं और कहीं कहीं पे दो हाउस। यहाँ पे वन हाउस होगा, उसको हम लोग यूनिकैमरल बोलते हैं, यूनिकैमरल। और जहाँ पे दो हाउस होते हैं उसको हम लोग बाई कैमरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कैमरल। यूनि का मतलब ही होता है एक, और बाई का मतलब होता है दो। तो जहाँ पर एक हाउस होगा वहाँ पे यूनिक कैमरल बोलेंगे, और जहाँ पे दो हाउस होगा वहाँ पे हम लोग बाई कैमरल बोलेंगे। तो ये दो प्रकार से हो गया। तो बाई कैमरल कितने स्टेट्स में देखने को मिलते हैं? तो 6 स्टेट्स में ही देखने को मिलते हैं। मीन्स ये 6 स्टेट्स है जहाँ पे दोनों हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों है। बाकी सारे स्टेट्स में यूनिकैमरल है। यूटी में भी यूनिकैमरल ही देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाई कैमरल जो सिस्टम है वो कितने स्टेट्स में देखने को मिलते हैं? तो 6 स्टेट्स में, जिसमें बिहार वगैरह है, यूपी वगैरह, ये सारे स्टेट्स शामिल किए गए हैं। वहीं रेस्ट ऑल स्टेट्स में आपको यूनिकैमरल ही देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे समझते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली किसको बोलते हैं? तो लोअर हाउस को बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस को बोलते हैं। इसको हम विधानसभा भी बोल सकते हैं, ये हिंदी नेम हुआ विधानसभा। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको अपर हाउस बोला जाता है, इसका नाम विधान परिषद है। तो ये तो फर्स्ट थिंग हो गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ स्टेट में आपको केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही देखने को मिलेगा। वहीं 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होगा एक साथ में। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अपर हाउस कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। और हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग विधानसभा कहते हैं और इसको विधान परिषद कहते हैं। आगे हम जब देखते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एमएलए बोलते हैं। मेंबर्स क्या हो गए कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ पे बहुत सारा मेज लगा होता है, बहुत सारा मेज लगा होता है इस प्रकार से, और इन सारे मेज पे मेंबर्स बैठते हैं जो इनके सदस्य होते हैं। इनको हम लोग एमएलए बोलते हैं। किस केस में? लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में एमएलए बोलते हैं। एम मतलब मेंबर होता है, एल मतलब लेजिस्लेटिव, और ए मतलब असेंबली। तो लास्ट में ही एल लगा हुआ है, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। वहीं जब हम अपर हाउस में देखेंगे तो एमएलसी इसके मेंबर को कहा जाता है। एमएलसी ये भी सदस्य होते हैं। तो एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लास्ट के 2 वर्ड्स को आप देखेंगे एलसी, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। टेन्योर की बात जब हम करते हैं तो टेन्योर क्या है? इसका 5 ईयर्स है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का टेन्योर 5 ईयर्स। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का टेन्योर क्या है? 6 ईयर्स। यहाँ पे बाई मिस्टेक 5 ही लिखा गया है। आगे डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। तो टेन्योर के बाद मैक्सिमम मेंबर, दैट मीन्स कि अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली को देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? तो किसी भी स्टेट में तो 500 हो सकते हैं। मीन्स 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में। प्रेजेंटली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ एमएलए आपको देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड किस पे करता है? तो पॉपुलेशन पे, कि कितनी पॉपुलेशन है उस स्टेट की। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में किसका उदाहरण दिया गया है? हिमाचल प्रदेश का दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में नंबर ऑफ़ एमएलए, टोटल नंबर ऑफ़ एमएलए का कुछ संख्या होगा। वैसे ही अगर आप यूपी को देखेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ एमएलए 400 के अराउंड है। वहीं बिहार में देखेंगे तो 243 के अराउंड है। वहीं अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग एमएलए की संख्या देखने को मिलेगी। वहीं आप जब इसकी में देखते हैं कि मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है एमएलसी अपर हाउस में, तो 1/3 ऑफ एमएलए होता है।
वन थर्ड मीन्स जितना एमएलए का संख्या है उसका वन थर्ड। अगर सपोज करिए कि किसी भी स्टेट में अगर 300 एमएलए हैं टोटल, तो यहाँ पे एमएलसी कितने हो जाएंगे, तो 300 का 1/3 दैट इज़ 100। तो मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि 100 होगा, मैक्सिमम 100 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं एमएलसी में, ये अपर हाउस में, तो 1/3 ऑफ नंबर ऑफ एमएलए। ओके, और कहाँ के एमएलए, उस स्टेट के एमएलए। ओके, आगे हम देखेंगे कि मिनिमम मेंबर कितना हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 60 हो सकता है। 60 से कम एक्सेप्शंस है, एक दो एक्सेप्शंस है कि 60 से कम भी है, चूँकि इतना छोटा है और पॉपुलेशन इतना कम है कि वहाँ पे हो गया, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ एमएलसी कितना होना चाहिए मिनिमम किसी भी स्टेट में, जो 6 स्टेट हैं उनमें 40 से कम नहीं हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को टेम्पोररी हाउस भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को टेम्पोररी हाउस भी कहा जाता है। टेम्पोररी हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो उस समय मेंबर्स चुने जाते हैं, एक साथ में सारे मेंबर्स चुने जाते हैं। हम सपोज माने कि कोई स्टेट ए है इंडिया का, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एमएलए कितने हैं, 243 हैं। तो जब चुनाव हुआ, आज के डेट में इलेक्शन हुआ, तो 243 मेंबर्स एक साथ चुने जाएंगे। और 5 साल के ठीक 5 साल बाद, ठीक 5 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये सारे मेंबर्स के जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हुआ, ये हाउस पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि एक भी मेंबर बचा नहीं इसका, तो हाउस खाली हो जाएगा। इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली को टेम्पोररी हाउस कहा जाता है। वहीं जब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। क्यों परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक साथ सारे मेंबर इंटर नहीं होते हैं, सारे मेंबर को एक साथ इंटर नहीं कराया जाता है। इसमें 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं एवरी 2 ईयर, मीन्स हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं। तो सपोज अगर किसी भी कोई स्टेट बी है, वहाँ पर एमएलसी का संख्या, टोटल संख्या कितना है, 90 है, तो इसका 1/3 मेंबर दैट इज़ 1/3 क्या होगा, रिटायर कर जाएगा हर 2 साल बाद। तो ये पहले साल में कितना रिटायर करेगा, पहले 2 साल में 30 कर जाएगा, अगले 2 साल में फिर 30 करेगा। तो जब 30 रिटायर कर रहा है तो 30 नया एंट्री भी करेगा। तो इससे क्या होता है, ये हाउस कभी भी कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं होगा, कम्प्लीटली खाली नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परमानेंट हाउस कहा जाता है। ओके, आगे हम देखेंगे इसके वोटर्स कौन हैं, किसके, जो लोअर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो सारे लोग जो 18 ईयर्स को पूरा कर चुके हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो इसके वोटर्स होते हैं। वहीं जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के वोटर्स को देखते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या है कि 1/3 जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो एमएलएज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उस स्टेट के एमएलएज के द्वारा। वहीं जो नेक्स्ट 1/3 मेंबर हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जो म्यूनिसिपल वगैरह सब होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वहीं 1/6 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, और 1/12 जो हैं टीचर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, वो इलेक्ट करते हैं। वहीं 1/12 मेंबर जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स के द्वारा, जो भी लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं वो लोग उसमें वोट कर सकते हैं। तो ये तो था वोटर्स किसका, एमएलसी का, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का। और ये जो वोटर्स हैं 18 ईयर्स, ये किसके हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के। आगे जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर जस्ट लाइक मॉनिटर ऑफ द क्लास, जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पूरे हाउस के काम को देखता है कि किसको कब बोलना है, नहीं बोलना है, कब हाउस को स्टॉप करना है, पॉज करना है, रिज्यूम करना है, ये सारा काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। तो जो लोअर हाउस है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोग स्पीकर बोलते हैं। वहीं अगर स्पीकर एब्सेंट रहा तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा, डिप्टी स्पीकर। वहीं जब हम ये अपर हाउस को देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो इसमें ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम चेयरमैन करते हैं। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन करेंगे। तो ये तो था बेसिक जानकारी, है ना, किसके बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। आगे हम देखेंगे सीएम वगैरह के बारे में। अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में। जैसे चीफ मिनिस्टर के बारे में बोल रहा है, तो चीफ मिनिस्टर के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कौन होता है, तो चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी मतलब, मेजॉरिटी पार्टी हम लोग पढ़े हैं टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन में कि मेजॉरिटी पार्टी वो है जो मोर देन 50% सीट्स ला पाता है किसी भी चुनाव में। तो उस पार्टी का जो लीडर होता है, मुखिया होता है, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर करता है। वहीं चीफ मिनिस्टर कितने ईयर्स के लिए बनते हैं, तो 5 ईयर्स के लिए। इसे ही रियल हेड कहा जाता है। और चीफ मिनिस्टर का काम क्या है, यह पोर्टफोलियो देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में किस मंत्री को कृषि मंत्री बनाया जाए, किसको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ये निर्णय करने का काम किसका है, तो चीफ मिनिस्टर का काम है।
और साथ ही साथ क्या होता है, ये सुपरवाइज भी करता है उनके वर्क को। सुपरवाइज करना किसके वर्क को? मिनिस्टर्स के, कि मिनिस्टर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर सरकार सक्सेसफुली काम कर रही है तो चीफ मिनिस्टर को ही वाहवाही मिलेगी, और अगर सरकार सक्सेसफुली काम नहीं कर रही है तो चीफ मिनिस्टर को ही दोषी ठहराया जाएगा। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, जब मंत्रियों की मीटिंग होती है तो इसको कौन हेड करता है, चेयर करता है? तो ये चीफ मिनिस्टर करता है। आगे हम जब देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट को, तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मीन्स मंत्रियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है किसी भी स्टेट में। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, इन सारे के ग्रुप को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन बनते हैं? तो जो मेजोरिटी पार्टी है, जो पार्टी जीत के आई है, जो 50% से ज़्यादा सीट प्राप्त की है इलेक्शन में, वो पार्टी जो है, उसी पार्टी के एमएलए जो है वो बनते हैं मिनिस्टर। याद रखिएगा, सीएम भी एमएलए बनता है और ये मिनिस्टर्स भी एमएलए बनते हैं। किसी किसी केस में एमएलसी, यहाँ पर 6 स्टेट है वहाँ पर एमएलसी होते हुए भी सीएम वगैरह बना जा सकता है। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर मीन्स कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, यह कौन निर्णय लेता है? यह निर्णय तो बेसिकली पार्टी लेती है, लेकिन ये सीएम के मीन्स पर निर्भर करता है, और सीएम उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम सजेस्ट करता है किसको? गवर्नर को, और गवर्नर उसको अपॉइंट करते हैं। आगे कह रहा है फॉर्मुलेट एंड डिसाइड द स्टेट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट देम। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, यही अपने विभाग के मीन्स कामों का सूची बनाते हैं, उनको उस हिसाब से करते हैं। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है ना, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना काम भी है इनका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। आगे कहेंगे कि प्रिपेयर बजट भी करते हैं वो लोग। बजट मीन्स एक साल में क्या क्या खर्च करना है, कहाँ कहाँ करना है, कितना पैसा किधर खर्च करना है, ये सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। आगे जब हम स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव अ यूनिक कैमरल। ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ यूनिक कैमरल व्यवस्था है, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिक मतलब एक, मीन्स एक हाउस ही होते हैं ज़्यादातर स्टेट में, लेकिन 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 हाउस हैं। मेंबर ऑफ विधानसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, तो ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है, किसका फंक्शन? स्टेट लेजिस्लेचर का। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शन को हम लोग देखेंगे तो इनका काम होता है कानून बनाना, मेक लॉज। किस चीज़ पे कानून बनाना? तो सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिस्ट 3 प्रकार का होता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वैसे कामों को रखा गया है, वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिस पे कानून कौन बना सकता है? केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। वहीं यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिन पे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट वैसे लिस्ट को कहते हैं जिसमें वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिन पे कानून दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। कौन दोनों? स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बनाती है। किस पे? कंकरेंट लिस्ट पे। तो ये 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। ओके, 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, और इनमें से स्टेट गवर्नमेंट किन किन लिस्ट पे काम कर सकती है? तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे तो कर ही सकती है, साथ ही साथ कंकरेंट लिस्ट पे कर सकती है। तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? तो पुलिस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो उस पर कानून कर सब बना सकती है। एग्रीकल्चर भी हो गया। वहीं कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन वगैरह आ गया। तो इन सब पे कानून कौन बना सकता है? दोनों मिलकर बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे देखते हैं एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट में जो चीज़ लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उन सब पे कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का। क्वेश्चन कर सकता है लेजिस्लेचर, मीन्स कोई भी विधायक क्वेश्चन कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा। मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ वोटर, और मेंबर ऑफ राज्यसभा को भी एज अ वोटर इलेक्ट करते हैं। आगे जब हम देखते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, लोगों की भागीदारी की बात कर रहा है कि लोग कैसे भागीदारी करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो अपने प्रतिनिधि को चुन के भागीदारी करते हैं। दूसरा, वो एड्रेस करते हैं देयर इशूज टू द एमएलए ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसी, मीन्स उनके इलाके का जो विधायक है उनको अपनी समस्याओं को रखते हैं और बोलते हैं कि इसको सही करिए। पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिस्कशन एंड कैन एक्सप्रेस देयर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स पॉलिटिकल डिस्कशंस जहाँ भी राजनीतिक वाद विवाद होता है वहाँ पे वो अपने व्यू को रखते हैं और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज रैली, धरना, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कौन? लोग, सिटीजन्स। तो इस प्रकार से वो पार्टिसिपेट करते हैं। कैन फोर्स ए गवर्नमेंट टू रिव्यू और चेंज डिसीजन, मीन्स सरकार को वो मजबूर कर सकते हैं कि आप अपना ये निर्णय बदलिए अगर उनको लगता है कि जनता के हित में नहीं है तो ये था चैप्टर का रिवीजन। किस चैप्टर का? तो चैप्टर 3 का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
थैंक यू।